जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईज फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today November 11 we will discuss this topics from current affairs. आज के हम करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे. तो जो पहला टॉपिक है हम उसकी बात कर लेते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स. डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स, आप कभी रेलवे स्टेशन पर या कभी कहीं घूमने गए होंगे तो डॉर्मेट्री में रहे होगे आप, जहां पर एक साथ एक रूम में ना अलग अलग बेड्स, ऐसे एक ही रूम में बेड्स ऐसे अलाइंड होती है. यहाँ पर आज हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक आर्किटेक्चर एग्जांपल की बात करेंगे जिसको मुगल्स की डॉर्मेट्री कही जाती है. एक्चुअली इट्स हुमायूंस टॉम्ब. हुमायूं का टॉम्ब है जो अभी न्यूज में मेंशन था. हम इसका डिस्कस करेंगे हुमायूंस टॉम्ब का. इसको डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स क्यों बुलाते हैं वो भी, और बाकी पर्सपेक्टिव. द सेकंड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू अ स्पीसीज व्हिच वाज मेंशन्ड इन द न्यूज. कौन सा स्पीसीज? रियस मैसक और रियस मकाउ. एक स्पीसीज मंकी प्रजाति से रिलेटेड, ये देखो इसे बोलते हैं हम रियस मैसक, रियस मकाउ. ये रहा, ये क्यूट सा हमारा है ना, ये रियस मसक है. ये अभी रिसेंटली फिर से साइट किया गया, न्यूज़पेपर में मेंशन था. तो ऐसे स्पीसीज सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में, प्रीलिम्स मेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हम उसे देखेंगे. देन प्रोजेक्ट सन कैचर. प्रोजेक्ट सन कैचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट के लिए. ये इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है ना, इसको पूरा मैंने डिटेल में मेंशन किया है ताकि आपके मेंस के भी आंसर राइटिंग में हेल्प करे, और प्रीलिम्स में इससे कैसे कहां कहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट से, वो भी साथ में. द फोर्थ टॉपिक वुड बी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, यहां से हमें दो चीज देखने को मिल रहा है. एक तो हम पहले इस बॉडी के बारे में बात करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं या जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, इनको किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे प्रिजर्व प्रमोट किया जा सके. कोऑपरेटिव का जो कल्चर है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी कौन से पार्ट में है कोऑपरेटिव के बारे में मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ जरा. आज हम देखेंगे, वो पार्ट भी देखेंगे. और इंटरनेशनल लेवल पे क्या अलायंस काम करता है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कैसे वर्क करता है, क्यों न्यूज में रहा, वो सारी चीजें भी. द फिफ्थ टॉपिक वुड बी एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार. एक मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या लिखा हुआ है? प्रचंड प्रहार. मतलब प्रचंड वेग से, प्रचंड तरीके से प्रहार किया जाएगा दुश्मन के ऊपर. पूर्वी रीजन में भारत के किया जा रहा है, मतलब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर ये एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कंक्लूड हो रहा है या आगे होगा. तो इसके डिटेल्स. एंड देन फिर उसके बाद कल वाले प्रीवियस ईयर को, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आज आपको नया प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं. ठीक है. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. पहले टॉपिक पर हम, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हुमायूं टॉम्ब से रिलेटेड, या जिसको डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स भी बोला जाता है. आप इंडियन एक्सप्रेस में ये देख सकते हो आर्टिकल, दैट हुमायूं टॉम्ब द डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स. जिसको बनाने का काम किया था किसने, किन्होंने काम किया था? हामिदा बानो बेगम ने. हामिदा बानो बेगम या हाजी बेगम, मतलब अकबर की मां, हुमायूं की वाइफ. ठीक है. हुमायूं अकबर का बेटा, अकबर का बेटा या अकबर उसका बेटा हुमायूं अकबर का बेटा नहीं, अकबर इसका बेटा था. बाबर वॉज द पर्सन जिसने मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की. बाबर ने अपने बेटे, बड़े बेटे का नाम रखा हुमायूं, अच्छी किस्मत वाला. पर ये अजय देवगन की मूवी की तरह निकल गया, पूरी किस्मत वाला. और फिर उसका बेटा अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद. फिर उसका बेटा जहांगीर, सलीम. फिर उसका बेटा शाहजहां. और फिर उसका बेटा, नालायक बेटा, औरंगजेब. तो ये थी डायनेस्टी की हिस्ट्री. ये लीनिएज याद रखिएगा, ऐसे करके चलता है. आइए अब हम हुमायूं टॉम्ब से रिलेटेड चीजें देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या? द आर्किटेक्चर ऑफ हुमायूं टॉम्ब फीचर्स पर्सियन एंड टर्किश इन्फ्लुएंस. बिल्कुल सही है, पर्सियन एंड टर्किश इन्फ्लुएंस ना सिर्फ हुमायूं टॉम्ब में, मतलब मुगल आर्किटेक्चर में दिखे, बल्कि इवन मुगल आर्किटेक्चर से पहले जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में आर्किटेक्चर था ना, वहां पर भी पर्सियन एंड टर्किश इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. इवन हुमायूं के बाद, हुमायूं के मरने के बाद इसका जो मकबरा बना अकबर के टाइम में, हाजी बेगम या हामिदा बानो बेगम ने बनवाया, तो पर्सियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा दिखा. उसका एक रीजन क्या था कि हुमायूं ने अपने लाइफ का अच्छा खासा समय डर कर भागते हुए असाइलम लेकर कहां पे व्यतीत किया था? पर्सिया में. दैट्स व्हाई पर्सियन इन्फ्लुएंस तो दिखना ही है, और टर्किश इन्फ्लुएंस दिखेगा, ये हमेशा से दिखता है. पहला स्टेटमेंट करेक्ट. सेकंड क्या? इट वाज स्ट्रेटेजिकली चूजन फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू रिवर यमुना. दिल्ली में है हुमायूं का टॉम्ब. अभी दिल्ली फिर से न्यूज में रहा, टेररिस्ट अटैक्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली लोगों की जान गई. ये जो दिल वालों की दिल्ली है, उस दिल में हमेशा चोट पहुंचती है, क्या कहें. खैर, हम
हुमायूं के टॉम्ब वाले दिल्ली पर पहुंचते हैं। तो हुमायूं का टॉम्ब स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था रिवर यमुना के पास, जिससे नेचुरली ब्यूटिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी यहाँ पर पास में है। एंड दीन पनाह, जिसको ओरिजिनली बनवाने का काम किया था वैसे शेर शाह सूरी ने, आगे जाकर हुमायूं के साथ एसोसिएट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। थर्ड, इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिजाइन ऑफ ताजमहल, अर्नड इट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इन 1993। अब ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल तो बनाने वाला शाहजहां है ना। शाहजहां तो हुमायूं के बहुत बाद आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन कहलाएगा ना। सो दैट्स माय थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वैसे हुमायूं का टॉम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग का पार्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है, पर ताजमहल से इंस्पायर्ड नहीं है। ताजमहल को हम कह सकते हैं कि वो हुमायूं के टॉम्ब से इंस्पायर्ड है। करेक्ट आपको ढूंढना था। आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। अब आ जाइए बाकी डिटेल पर। ये हुमायूं का टॉम्ब है, आप देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली लेटर इसने ताजमहल को इंस्पायर किया, ताजमहल से इंस्पायर नहीं है। जिसको बनाने का काम किया है हुमायूं का टॉम्ब को, उनकी बेगम हामिदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने अकबर के रूल के टाइम में कंस्ट्रक्शन किया था। मिराक मिर्जा गियास एंड उनके सन मोहम्मद सैयद, ये दोनों, ये जो आर्किटेक्ट थे, इनको पर्सिया से ही लेकर आया था हुमायूं। ऐसे कई पर्सियन आर्किटेक्ट, पर्सियन म्यूजिशियन, पर्सियन पेंटर्स को हुमायूं पर्सिया से लेकर आएगा, ईरान से। और यहाँ पर ना हुमायूं का टॉम्ब है, तो हुमायूं की कब्र तो नीचे होगी, साथ ही साथ कई और बाकी मुगल रूलर्स बोल रहे हैं, बाकी और मुगल मंत्रियों की या बाकी मुगल्स की भी कब्र है यहाँ पे। कहा जाता है कि अराउंड 160 ग्रेव्स है यहाँ पर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स। जैसे एक डॉर्मेट्री में क्या होता है, एक साथ बहुत सारी बेड्स लगी होती है ना, तो इस एक मकबरे में एक साइड 160 कब्र हैं। दैट्स व्हाई इसको डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल बोला जाता है। ओके, याद रखना है इस चीज को। बाकी फीचर्स की बात करें तो रिवर यमुना के पास, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास, एंड दीन पनाह, जिसको पुराना किला के नाम से भी जानते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाया। इसी की सीढ़ियों से उतरते हुए तो बेचारा हुमायूं लुढ़क कर गिर जाता है और मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। हुमायूं, जिसको ऐसे याद रखा जाता है, और एम्पेरर, रूलर हु जम्बल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, कभी इंडिया रहा, कभी इंडिया से भागा, एंड टम्बल्ड आउट ऑफ हिज लाइफ, ऐसे लुढ़कते हुए मर गया। ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब भी माना जाता है हुमायूं का मकबरा। एक बार ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आप ये गार्डन का डिजाइन देख सकते हो, आसपास गार्डन है, बीच में ये वाटर प्लेस भी है। चार बाग सिस्टम से भी इंस्पायर्ड है। इधर से ये चार रास्ते आते हैं, चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, कि गार्डन का एक सेंटर बनाया जाएगा और चार जगहों से, चार रास्तों से आने का, बीच में सेंटर में आने का पार्ट होगा। चार बाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग पहला गार्डन टॉम है इंडिया का। साथ ही साथ इसमें राजस्थानी इन्फ्लुएंस भी है, जैसे बालकनी बनाना, ब्रैकेट्स बनाना, है ना, छतरीज बनाना। अब राजस्थानी इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि राजस्थान का भी अपना आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है और वो भी उस टाइम में प्रेजेंट था ही। एक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस याद रखो, जब बहादुर शाह जफर 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश के सामने सरेंडर करेगा ना, उसने यहीं पर सरेंडर किया था। एक्चुअली यहीं पर छिपा हुआ था बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश ने जब दिल्ली वापस से रिकैप्चर किया तो यहीं पर उसको अरेस्ट किया गया था। याद रखिएगा इस चीज को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस स्पीसीज से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट द पैनल सीक्स हायर प्रोटेक्शन फॉर रियस मैसक अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट। सीनियर ऑफिशियल जो हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, वो बोल रहे हैं कि हमें अगर इस स्पीसीज को बचाना है ना, तो हमें इसके लिए हायर प्रोटेक्शन स्टेटस चाहिए। अभी ये फिलहाल हमारा क्या है, शेड्यूल 2 में है, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिमांड हो रही है कि हम इसको शेड्यूल 1 में रखें। इवन आईयूसीएन के साथ, आईयूसीएन जो यूनियन है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनसे भी रिक्वेस्ट चल रहा है कि भाई इसको अभी तक तुमने जिस ग्रुप में रखा है, सुनी लो, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो भैया इसको लेकर हम ज्यादा कंसर्न नहीं है, और इसके वजह से इसके नंबर कम हो रहे हैं। देखो कितना उदास सा दिख रहा है, क्यूट सा हमारा मंकी। तो इसके बारे में आईयूसीएन भी लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में रखा गया है। तो जो कंजर्वेशनिस्ट है ना, वो बोल रहे हैं कि इसको पहले तो शेड्यूल 1 में लेकर आओ, और आईयूसीएन से बोला जा रहा है कि कम से कम इसको तुम वल्नरेबल तो डिक्लेयर कर दो, ताकि इसका प्रोटेक्शन स्टेटस इंप्रूव हो जाए। बुझे? चलिए अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट। रियस मैसक इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट which allows regulated control but prohibits hunting and capture except under exceptional circumstances। एकदम सही है। शेड्यूल 2 में जो एनिमल है, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग ये जो हमारे एनिमल्स है, इनके नंबर्स को रेगुलेट तो किया जा सकता है अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी हंटिंग बाकी चीजें प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तब अराइज होते हैं, जैसे मान लो रियस जो मैकस है, रियस
हमारा मैसक है, इसके नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, आसपास में रहने वाले गांव के लोगों को परेशानी होने लगे, तब हो सकता है कलिंग किया जाएगा, तब मारा जाएगा। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, पहला करेक्ट हुआ। दूसरा, द चीफ वार्डन इज लीगली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू परमिट कैप्चर ऑफ शेड्यूल टू स्पीसीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कि अगर ये रियस मैसक ये ज्यादा उत्पात मचाएं तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऑर्डर पर इसको कैप्चर किया जा सकता है। करेक्ट है। थर्ड, द रियस मैसेज इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। नहीं, अभी मैंने बताया लिस्ट कंसर्न है, इस वजह से बेचारा उदास था, वो चाह रहा है कि उसको वल्नरेबल इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखें। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या, 1 into ओनली। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखो कैसे गुस्से में देख रहा है, अरे मेरे को लिस्ट कंसर्न में क्यों रखा है बे, मेरे को डालो कम से कम हायर प्रोटेक्शन कैटेगरी में। इसके फीचर्स की बात करें तो ये डायोडनल स्पीसीज है, मतलब अपना मोस्टली टाइम दिन में व्यतीत करता है, रात को जाकर इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखता है। ओमनीवोरस प्राइमेट है ना, ओमनीवोरस है, मतलब इंसेक्ट पत्तियां तो खाता है, साथ ही साथ कभी कभी इंसेक्ट्स भी खाने का काम करता है। इट इज फाउंड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सदर्न एशिया, तो हमारे प्यारे भारत और साथ साथ हमारे जो पड़ोसी हैं वहां पर भी मिलेंगे। ठीक है, इस साइंटिफिक रेलेवेंस की बात करें तो बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। It was instrumental in developing polio, rabies, smallpox vaccine and HIV, AIDS and neuroscience studies. इसके ऊपर ना HIV, AIDS का भी स्टडी किया गया, पोलियो या रेबीज के जो वैक्सीन बनाए जाते हैं स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड, उसमें भी ये बड़ा हेल्प किया था इसने। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसका आज तक एक्सपेरिमेंटल पर्पस से यूज हो चुका है। आईयूसीएन की लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी अपेंडिक्स 2 में है, जिसको इंप्रूव करने की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 की बात करें तो शेड्यूल 2 में जो स्पीसीज है उनको लीगल प्रोटेक्शन तो रहता है, बस शेड्यूल 1 स्पीसीज से थोड़ा सा कम लीगल प्रोटेक्शन रहता है। इनके कैप्चर करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उनके ऑर्डर पे इन्हें कैप्चर किया जा सकता है। राइट, बाकी पेनाल्टीज वगैरह हैं, स्पेशली आप ये लीगल प्रोविजन याद रखिएगा और किस शेड्यूल में है वो भी याद रखिएगा। फिलहाल ऐसे 4 शेड्यूल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को डिवाइड किया जा चुका है। आप डिफरेंट स्पीसीज को देख सकते हैं, जैसे एसएमएस मैसक, इंडियन फॉक्स, हिमालयन ब्लैक डियर, राइट, इंडियन कोबरा, लार्ज इंडियन सिविट, ये सारे वो स्पीसीज हैं जिनको कि इस शेड्यूल 2 में कवर किया जाता है। चलो प्रोजेक्ट सन कैचर पर चलते हैं। प्रोजेक्ट सन कैचर, न्यूज में यहां मेंशन था प्रोजेक्ट सन कैचर, जो कि किसका प्रोजेक्ट है, गूगल का। With Project Suncatcher, Google joins the club to put AI data center in space। मतलब एक AI डाटा सेंटर बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा गाइज, स्पेस में, है ना। किसका प्रोजेक्ट है ये, गूगल का प्रोजेक्ट है। चलिए अब हम इसका डिटेल्स देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट प्रोजेक्ट सनकैचर से रिलेटेड क्या, इट इज अ रिसर्च इनिशिएटिव अंडर गूगल्स एआई एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन which is aiming at building solar powered AI data center in space। मतलब स्पेस में सोलर एनर्जी को लेकर एक डाटा सेंटर डेवलप करना, ताकि डाटा सेंटर को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल्स पे ना पड़े। बहुत अच्छी बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द सैटेलाइट यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट आर इक्विप्ड विद सोलर पैनल्स सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट देन दोज यूज्ड ऑन अर्थ। एकदम सही बात है, अर्थ पे जो सोलर पैनल्स यूज होंगे ना, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट सोलर पैनल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द एआई कंप्यूटेशन इन स्पेस आर रन यूजिंग कस्टम डिजाइन क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट को फिलहाल नहीं यूज किया जा रहा है। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, द सिस्टम एम्प्लॉयज फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स capable of transmitting data at extremely high speeds, forming a space based AI computing mesh। ये सिंपल देखो क्या बोला गया है, एआई कंप्यूटिंग मेश, मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इस तरह से यूज किया जाएगा जिससे कि डाटा ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्टोर हो और ज्यादा ड्यूरेबल बन सके, ज्यादा एफिशिएंसी हो। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हुए थे, 1, 2 एंड 4। हाउ मेनी पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, ओनली 3, 1, 2 एंड 4। इसके डिटेल्स को हम देखें तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट सन कैचर है, सन कैचर, एक देखो यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया कि यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज करके एआई पावर्ड डाटा सेंटर स्पेस में बनाने का काम किया जाएगा। यही प्रोजेक्ट सन कैचर हो गया हमारे लिए। ठीक है, और इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो सोलर पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस बनाए जाएंगे जो कि 8 टाइम मोर एफिशिएंट होंगे, बढ़िया ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ऑर्बिटिंग टीपीयूज, custom AI accelerators are designed to operate in radiation heavy environments। ऑब्वियसली जब हम स्पेस में किसी चीज को इंस्टॉल करेंगे ना, तो हो सकता है कि वहां पे डिफरेंट रेडिएशंस का, सोलर रेडिएशंस का या बाकी किसी रेडिएशन का इंपैक्ट पड़े, तो उन रेडिएशन हेवी एनवायरनमेंट में भी हमारा ये जो हमारा जो सन कैचर प्रोजेक्ट है ये आराम से वर्क कर सके, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है।
हाई स्पीड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को भी इंश्योर किया गया है, जिसके लिए हम लोग फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स का यूज करने वाले हैं, जिससे इस एआई पावर्ड डेटाबेस को या इस एआई पावर्ड रिपोजिटरी का बेहतर यूज देश में किया जा सके, बेहतर यूज अर्थ पे किया जा सके। एंड फॉर दिस जैसे स्टारलिंक बनाया है ना, स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है? एलन मस्क साहब का। तो स्टारलिंक के जैसा ही यहाँ पर एक कंप्यूटिंग मेस बनाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाए जाएंगे जिससे कि डाटा शेयरिंग फास्ट हो सके। मेस मतलब ये, इसको बोलेंगे मेस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड सिस्टम है ना, ये क्या कहलाता है? मेस कहलाता है। ओके, नेटवर्क। इसका क्या इंप्लीकेशन है? इंप्लीकेशन इसका है कि लॉन्च कॉस्ट जो है उसको काफी कम किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी होगा, कार्बन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वाटर फ्री ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है, सोलर पावर्ड है मतलब हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को घटा रहे हैं, एंड इट इज ए गुड टेक्नोलॉजिकल लीप, एक बढ़िया टेक्नोलॉजिकल लीप, एक बढ़िया टेक्नोलॉजिकल छलांग है कि हम स्पेस में एआई पावर्ड डाटा सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या ओवरऑल सिग्निफिकेंस ये हो गया आपके प्रोजेक्ट सन कैचर की। अब इन पॉइंट्स को ना आप अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी याद रख ही सकते हो। प्रीलिम्स के लिए बड़ा सिंपल है इनको समझना कि ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबिलिटी को रिडिफाइन कर रहा है, क्लाइमेट फ्रेंडली कंप्यूटिंग है, एआई स्पेस सिनर्जी को दिखा रहा है। मेंस के लिए ये पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे ताकि आप अपने आंसर में लिख सको, इसलिए रिवाइज करते रहिए रेगुलर। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव से रिलेटेड। ये रहा आपका न्यूज। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, हैज रैंक्ड वर्ल्ड्स नंबर 1 कोऑपरेटिव। वाह! और इंडिया का एक दूसरा और कोऑपरेटिव इफको, वो सेकंड है। मतलब इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड दैट्स व्हाई अमूल इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 एंड इंडियाज इफको हैज रैंक्ड नंबर 2। कब ये बात मालूम पड़ी हमें? आईसीए की मीटिंग में। आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ये यहां देख रहे हो तुम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। मतलब न्यूज़पेपर के क्लिपिंग से दी, ये कर्सर को देखो घूम रहा है लाल लाल कर्सर। इससे हमको तीन चीज मालूम पड़ गई, नंबर 1 कोऑपरेटिव वर्ल्ड में अमूल, नंबर 2 कोऑपरेटिव इफको, एंड आईसीए का हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स में। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या? पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है that Amul, the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, yes, गुजरात का ये मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव है, was declared the world's number 1 cooperative by the International Cooperative Alliance in 2025 World Cooperative Monitor Report. yes, ये जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट आया है, इसमें पहला कोऑपरेटिव पूरे वर्ल्ड पे किसको डिक्लेयर किया गया? अमूल, अमूल को। सॉरी। दूसरा स्टेटमेंट, द आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर असेसेस कोऑपरेटिव ग्लोबली on economic impact and social influence developed in cooperation with UD ये देखिए क्या है, इसको समझिए ऐसे। आईसीए है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ना डिफरेंट कोऑपरेटिव एसोसिएशन, इनका इकोनॉमिक एंड सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है उसको चेक करने का काम करता है। एंड इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमूल को डिसाइड किया गया कि अमूल ने सबसे बड़ा इंपैक्ट रखा सोशली भी एंड इकोनॉमिकली। सोशली इससे कि जो हमारे मिल्क वेंडर्स थे, इवन जो वीमेन थी जो कि एनिमल हस्बेंड्री से या मिल्क वेंडिंग से इन्वॉल्व हैं, उनके भी लाइफ में सोशली इकोनॉमिकली बढ़िया चेंज आया। इकोनॉमी तो अमूल काफी बढ़िया कंपनी काम कर रही है, हम में से कई लोग अमूल का ही अमूल मिल्क मार्केट से परचेज करके टेट्रा पैक में या पैकेट में खरीद कर लाकर यूज करते होंगे। तो इकोनॉमिकली तो कंपनी बढ़िया कर ही रही है, साथ ही साथ छोटे छोटे मिल्क वेंडर्स जो थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला जिनसे उनका सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो पाया। सो दैट्स व्हाई सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों इन्फ्लुएंस है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, द आईसीए इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली ना, आईसीए इज हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स, अभी हमने देखा। इनकरेक्ट ढूंढना था यहाँ पे 1 and 2 ढूंढ लेंगे तो आंसर में मिलेगा 0। इनकरेक्ट ढूंढना है, आंसर क्या होगा? सी, 3 ओनली। आइए अब डिटेल पर चलते हैं। तो डिटेल के लिए पहला क्या, आईसीए का हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स में, जो कि सेल्फ हेल्प, इक्वालिटी, सॉलिडेरिटी, सस्टेनेबल बिजनेस इथोज, ये जो सब कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए चाहिए उसको मॉनिटर, उसको प्रमोट करने का काम करता है। इसका एक रिपोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसाइज। ठीक है, इसके साथ मिलकर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है उसको मेजर करने का काम करेगा। अभी जो 2025 वाला एडिशन आया उसके अकॉर्डिंग अमूल नंबर 1, इफको नंबर 2 है। और इस 2025 एडिशन ने ये चीज भी ध्यान रखा कि जो यूएन सोशल समिट दोहा में हुआ उसके अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट्स आ रहा है।
ये यूएन का जो सोशल समिट है दोहा का, उसमें जो आइडियाज रखे गए थे कोऑपरेटिव के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्किंग के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्क को और प्रमोट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। अब हम अमूल के इम्पैक्ट की बात करते हैं या अमूल मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर तुम स्क्रीनशॉट देखो, अमूल का फाउंडेशन कब हो रहा है? 1946 में। ये रहा 1946, मतलब लास्ट 78 ईयर से, मतलब देश की आजादी के साथ साथ ही ये चल रहा है। देश की आजादी 1947, अमूल का फाउंडेशन 14 दिसंबर 1946। 14 दिसंबर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी नहीं 1946 के दिसंबर में। तो अमूल इस तरह से गुजरात में बनता है। अभी अराउंड 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर इससे एसोसिएटेड है। बहुत बढ़िया सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग भी चल रहा है। पीपल फर्स्ट गवर्नेंस है ना, जेंडर सेंट्रिक गवर्नेंस या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा हमारा था इफ्को। इफ्को की बात करें तो उसका फाउंडेशन होता है 3 नवंबर 1996 को। ये थोड़ा सा रुको, इसको मैं सही कर देता हूं अभी, जस्ट अ मिनट वेट। इफ्को का, एक मिनट पहले मुझे क्लीन करने दो। अमूल का फाउंडेशन तो आप देख चुके हैं, देश के आजादी के साथ साथ ही 1946 से, और हमारा जो इफ्को है ना वो 1967 से है। 1967 से, तो 1967 से इफ्को। इफ्को मेनली वर्क किस केस में करता है? एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ओवरऑल फार्मर वेलफेयर में। ये फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स की मार्केटिंग, फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल फार्मिंग को देखना, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को देखना, इन सबको सपोर्ट करने का काम इफ्को नाम की एक कोऑपरेटिव एजेंसी करती है। अमूल नंबर 1, इफ्को नंबर 2। अमूल 1946, इफ्को 1967। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज कोऑपरेटिव लैंडस्केप, कि इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या लैंडस्केप है? तो इंडिया है 8.42 लाख कोऑपरेटिव्स। वाह, काफी बड़ा नंबर है। नियरली 27% ऑफ ग्लोबल कोऑपरेटिव मेंबरशिप इंडिया में है। 8.42 लाख कोऑपरेटिव्स, 8.42 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, तो वर्ल्ड के लगभग 27% कोऑपरेटिव मेंबरशिप इंडिया की है, जिसमें स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका दे आर लीडिंग, और बाकी भी जो स्टेट्स है वहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर उन्हें इन स्टेट से सीखने की जरूरत है या अमूल या इफ्को के मॉडल से सीखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें, जो मैंने शुरू में तुमसे पूछा था, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया। इसके साथ साथ लीगल स्टेटस भी है। 2021 में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया, एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? ये मुझे ढूंढ के नाम बताना तुम कमेंट में। सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो सिग्निफिकेंस हमें मिला कि अमूल नंबर 1 है, इफ्को नंबर 2 है, दिस शोज दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर डूइंग वेरी गुड इन सोसाइटी। दिस शोज दैट द कोऑपरेटिव सेक्टर आर एड्रेसिंग बोथ पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे आप यहां देख सकते हो, ये देखो पॉवर्टी एलिवेशन, जो कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है। अब गुजरात के हमारे जो फार्मर्स हैं या गुजरात के हमारे जो लोग हैं जो एनिमल हस्बेंड्री से या फिर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट कर रहा है, तो ये सब यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग है। हम जैसे इसको चलो आसाम के पर्सपेक्टिव में एग्जांपल लेकर देखें, तो अगर आसाम में गमोछा बनाने वाले कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, या सादर मेखला बनाने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, या सपोज पीठा बनाने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, अगर ये सब मिलकर भी बढ़िया काम करें तो इससे रीजनल ग्रोथ भी होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकेगा, जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड। ये अच्छा सिग्निफिकेंस है कि इंडिया के कोऑपरेटिव्स अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वी प्रचंड प्रहार पर। पूर्वी प्रचंड प्रहार इंडिया के पूर्वी हिस्से में हुआ। ईस्टर्न कमांड गियर्स अप फॉर मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। क्या है पूर्वी प्रचंड प्रहार? देखते हैं। प्रहार, पहला स्टेटमेंट, इट इज ए ज्वाइंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यस करेक्ट। लेड बाय द ईस्टर्न कमांड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए नाम भी पूर्वी प्रचंड प्रहार है। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ थिएटर कमांड्स इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन ज्वाइंटनेस एंड सिनर्जी अमंग द आर्म्ड सर्विसेज। बिल्कुल, आर्म्ड सर्विसेज के जो तीनों ग्रुप है ना, नेवी है, आर्मी है एंड एयरफोर्स है, इनके बीच के कोऑर्डिनेशन को, इनके बीच के सिनर्जी को, इनके कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इनके इंडिया के डिफेंस को मल्टीपल फ्रंट पर इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ईस्ट की तरफ से भी खतरा है। चाइना जो हमारा है वो हमें ईस्ट की तरफ से परेशान करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान हमें नॉर्थ की तरफ से टेरर अटैक्स को सपोर्ट करके हमें हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो या फिर भारत का कोई भी हिस्सा हो, परेशान करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड
एन इंटीग्रेटेड थिएट्रिकल कमांड जो मल्टीपल फ्रंट पर दुश्मन को जवाब दे सके। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। थर्ड, एज ऑफ 2025 देयर इज नो मेनलैंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। बिल्कुल है भाई, मेनलैंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। कारगिल के बाद ही जो कमेटी बनी थी ना, उसने ही ये रिकमेंड किया था। और भी कई कमेटी जैसे शेखावत कमेटी बनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, तो इन सब ने मिलकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इंडिया में बना लिया है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर अगेन क्या, 1 ओनली। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो पूर्वी प्रचंड पहाड़ एक ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया, किसका, आर्मी का, नेवी का एंड एयरफोर्स का। इंडिया के ईस्टर्न कमांड इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड कंटिन्यू करेंगे। इसमें इंडिया के जो भी थिएट्रिकल लेवल कमांड्स हैं, डिफरेंट हमारे जो मिलिट्री इनोवेशंस है, मल्टी डोमेन कॉम्बैट ऑपरेशंस है, कि किस तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर इंडिया के डिफेंस को इंश्योर करेगी, उसको शोकेस किया जाएगा। एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वेस्टर्न फ्रंट का, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम पूर्वी प्रचंड पहाड़ ईस्टर्न फ्रंट पर करेंगे। की फीचर्स की अगर हम बात करें इस पूर्वी प्रचंड पहाड़ का, तो फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूली रेज्ड लाइट कॉम्बैट फॉर्मेशंस अंडर द सेव एंड रेज मॉडल, इसको भी शोकेस किया जाएगा, इसको भी टेस्ट किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस एसएफ, यूएवीज, आजकल हर जगह यूएवी की बात होती है गाइज, क्योंकि यूएवी मॉडर्न वॉरफेयर का एक पार्ट है। एआई एनेबल्ड आईएस मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस एंड रिकॉनाइसेंस सर्विसेज, इनको यूज करना। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग के बीच इंश्योर करना। ईस्टर्न कमांड हमारा हाई एल्टीट्यूड पर है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात करें या नागालैंड, मणिपुर की बात करें, तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर को इंश्योर करना। सिंस ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में किया जाएगा इसको। एंड जो पास्ट में ऐसे ड्रिल्स हो चुके हैं, जैसे भाल प्रहार 2023 का, पूर्वी प्रहार 2024 का, उस चीज को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है पूर्वी प्रचंड प्रहार में। ठीक है, अब हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करें, हम यहाँ पे अपने फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को देख सकते हैं, बिपिन रावत साहब को। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ना, ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। वन कमांडर, वन प्लान, वन मिशन के मिशन को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, जिससे हम साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर, सी वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, हर जगह तैनात रहे, मल्टी फ्रंट ऑपरेशन के लिए तैनात रहे। कब वहां से ये आइडिया आया, तो ये आइडिया सबसे पहले आता है कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद। कारगिल में हमारा ये वीकनेस एक्सपोज हुआ था कि हमारी जो आर्मी की 3 विंग है, बहादुरी की कहीं कमी नहीं है, पर कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेहतर हो सकता था। कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला कि भैया वीक कोऑर्डिनेशन था, सोचने वाली बात है। इसलिए इस चीज पर एक्ट करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम का एक पोस्ट बनता है। इवन शेखावत कमेटी जो है, सॉरी, सेकाटकर कमेटी जो है, शेखावत नहीं, सेकाटकर कमेटी जो है 2016 की, उसने भी सजेस्ट किया था 3 थिएट्रिकल कमांड, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न थिएट्रिकल कमांड्स। राइट, तो हमारे ये जो प्रपोज थिएट्रिकल कमांड्स है इंडिया में, नॉर्दर्न थिएट्रिकल कमांड्स लखनऊ बेस्ड, जो कि चाइना के थ्रेट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड हाई एल्टीट्यूड फ्रंटियर रीजन में काउंटर करेगा। वेस्टर्न थिएट्रिकल कमांड्स जयपुर में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर्स, ऑब्वियसली वेस्टर्न बॉर्डर पे। एंड मैरीटाइम थिएट्रिकल कमांड तिरुवनंतपुरम में, जो कि इंडियन ओशन रीजन में नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एयर एसेट्स जो हमारे हैं एयरफोर्स के, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेगा। इंडिया में 3 ये थिएट्रिकल कमांड्स प्रोपोज्ड हैं, लखनऊ, जयपुर एंड मैरीटाइम थिएट्रिकल कमांड्स ऑफ तिरुवनंतपुरम। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन एक स्पीसीज जो कि न्यूज में था, स्पाइडर स्पीसीज पीलिया मेलिनाडू पर था। पीलिया मेलिनाडू जिसका नाम वेस्टर्न घाट कर्नाटका रीजन के मेलिनाडू नाम पर पड़ता है, उसी रीजन में इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए नामकरण भी किया गया पीलिया मेलिनाडू। This is the first time when both male and female specimen of this Pilia spider has been identified. एकदम करेक्ट है। और देखो तुम बोलोगे ना कि सर हम स्पाइडर की स्पीसीज पढ़ रहे हैं, कभी बंदर की स्पीसीज पढ़ रहे हैं, तो मैं कई बार बताया गया कि ये स्पीसीज ना नेचर के पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, सिर्फ इंसान के रहने से ही नहीं होगा। इकोसिस्टम में स्पीसीज का, इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का, सबका कोएग्जिस्टेंस जरूरी है, उसी चीज को इंश्योर करता है। जहां पे स्पाइडर होंगे ना, तो ये ना इंसेक्ट्स कंट्रोल करने का काम करते हैं, इंसेक्ट्स कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जरूरी है। थर्ड, द स्पीसीज शो लो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी एंड इज फाउंड ऑन द वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जब वाइड रेंज ऑफ प्लांट में मिलेंगे तो फिर लो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी कैसे होगा, फिर तो इनकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी ना, जब भी वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स में दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली लो नहीं, क्या होना चाहिए,
हाई हैबिटेट स्पेसिफिसिटी, ये काफी वाइड रेंज ऑफ प्लांट में मिलते हैं, स्पाइडर्स हैं ना, क्यों नहीं मिलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा 1 into ओनली। और दूसरा क्वेश्चन था रेबीज से रिलेटेड, डॉग बाइट से रिलेटेड। मैंने कमेंट सेक्शन में भी कई स्टूडेंट को करेक्ट किया कि रेबीज जो है वो बस डॉग बाइट से नहीं, डॉग के अलावा कैट या बाकी एनिमल के बाइट से भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। Rabies is a fatal viral disease that can be transmitted through dog saliva with a nearly 100% fatality rate. फैटिलिटी रेट काफी हाई होती है, दैट्स वाई रेबीज के बाद बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच सकता है इंसान बट चांसेस कम होते हैं। दैट्स वाई अनफॉर्चुनेटली अगर कभी एनिमल बाइट हो, उसने आपके स्किन को स्क्रैच भी कर दिया, कट कर दिया, आप प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, डॉग बाइट्स आर डेंजरस ड्यू टू बैक्टीरिया हार्बर्ड इन एनिमल्स माउथ विच कैन काउज सीरियस इंफेक्शन। बिल्कुल, डॉग बाइट्स ना दोनों तरह से डेंजरस होता है, एक तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, और डॉग सेलिवा में जो वायरस होता है जिससे रेबीज नाम की डिजीज होती है वो भी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब आपके लिए आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से रिलेटेड, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तुम्हें ये बताता है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो फिर हम लोग कल मिलेंगे प्रीसिक्योर के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।